यहाँ पर हम देखें रेलवे के अंदर जो हमारे साधारण नियम और सहायक नियम हैं। जैसे किसी भी संगठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या कार्य करने के तरीकों में एक रूपता होनी आवश्यक है। भारतीय रेल पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। रेलवे एक व्यावसायिक व सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है और इस हेतु इसमें कार्य करने की विधि स्पष्ट लिखी होनी चाहिए, जिसके लिए रेल संचालन हेतु नियम बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड गठन के पश्चात प्रथम साधारण नियम, जो कि जीआर है, जनरल रूल जिसको बोलते हैं, प्रथम साधारण नियम 1 जनवरी 1907 को यहाँ पर बनाया गया है। फिर 8 सितंबर 1906 के परिपत्र संख्या RT 89A5 के नियमों के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने सरकार द्वारा प्रशासित उन सभी नियमों को जिनका उपयोग उस समय की रेलों के द्वारा यात्रियों, माल और पशुओं के परिवहन के लिए होना चाहिए था, उनको बनाया गया और यह निर्देश दिया गया कि यह नियम 1 जुलाई 1929 से लागू होंगे और इस प्रकार साधारण नियमों का संशोधन 1929 में किया गया है। परंतु उन साधारण नियमों में भी निम्नलिखित कारणों से संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। कौन कौन से कारण हैं? जैसे कि सिग्नल व अंतःपार्षण और कर्षण प्रणाली में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की वजह से, रेल दुर्घटना समिति 1962 और रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 के द्वारा इसमें संशोधन करने की सिफारिश की गई है और ये नियम केवल वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप न होकर के भविष्य की परिस्थितियों के भी अनुकूल हों और विगत वर्षों में हुए तकनीकी परिवर्तनों को नियमों में समाहित करने की आवश्यकता। इस उद्देश्य से रेलवे बोर्ड के द्वारा 1968 में यातायात एवं सिग्नल विभागों के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति के द्वारा फरवरी 1970 में नियमों का एक मसौदा बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और रेल संरक्षा आयोग ने इस मसौदे में कुछ संशोधन करने की यहाँ पर सिफारिश की थी। रेल संरक्षा आयोग रेल दुर्घटना समिति 1962 और रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 की सिफारिशों को ध्यान में रख कर के सदस्य यातायात द्वारा सितंबर 1972 में एक निश्चित किया गया कि ऐसे साधारण नियमों में संशोधन किया जाए जो तकनीकी परिवर्तन के कारण आवश्यक हो गए हैं या जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में 1976 में जारी साधारण नियम प्रभावी हैं और समय समय पर कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड साधारण नियमों से संबंधित शुद्धि पत्र जारी करते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक नियमों के बारे में। सहायक नियम क्या है? सहायक नियम का अभिप्राय उन विशेष अनुदेशों से है जो तत्संबंधी साधारण नियम का सहायक हैं, किसी साधारण नियम के विरुद्ध नहीं हैं और जो सहायक नियम हैं क्षेत्रीय रेल के द्वारा जारी किए जाते हैं। मध्य रेलवे पर सहायक नियमों को बनाने का अधिकार प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक को होता है। अब साधारण एवं सहायक नियमों की आवश्यकता की बात करें। भारतीय रेल पर गाड़ी संचालन में एक रूपता हेतु साधारण नियम बनाए गए हैं। यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रख कर के बनाए गए हैं। विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों को किस प्रकार से गाड़ियों का संचालन करना है, इसको ध्यान में रख कर के नियम बनाए गए हैं। समय समय पर क्षेत्रीय रेलों की आवश्यकता साधारण नियमों से पूर्ण नहीं हो पाती है, जिस हेतु अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सहायक नियम बनाए गए हैं। साधारण नियम और सहायक नियम में अंतर क्या है? जो हमारे साधारण नियम हैं वो रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि हमारे जो सहायक नियम हैं, सहायक नियम क्षेत्रीय रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी प्रिंसिपल, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के द्वारा बनाए जाते हैं हमारे सहायक नियम। साधारण नियम है भारतीय रेलों पर उपलब्ध साधनों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं, जबकि जो सहायक नियम है, सहायक नियम क्षेत्रीय रेलों पर उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं। साधारण नियम संपूर्ण भारतीय रेलों पर समान रूप से लागू होते हैं, जबकि सहायक नियम केवल उसी क्षेत्रीय रेलवे पर लागू होते हैं जिसके लिए ये बनाए गए हैं। साधारण नियम पुस्तक में मोटे अक्षरों में छापे गए हैं, जबकि सहायक नियम है पुस्तक में बारीक अक्षरों में छापे गए हैं। साधारण नियम पुस्तक में 18 अध्यायों में क्रमबद्ध मुद्रित किए गए हैं, जबकि सहायक नियमों का अलग से अध्याय यहाँ पर नहीं है। जैसे
बताया जाता है। जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 18 अध्याय हैं हमारे जो साधारण नियम हैं रेलवे के द्वारा जो जारी किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रेल सेवकों पर साधारणतः लागू होने वाले नियम। रेलवे सेवक को जो है उन पर कौन कौन से नियम साधारणतः लागू होते हैं। तो जनरल रूल 2.01 नियमों की प्रति देना। ये रेल सेवकों पर साधारणतः लागू होने वाले नियम हैं, इन नियमों की प्रति देना। अब क्या करता है, पहला काम है रेल प्रशासन का। रेल प्रशासन प्रत्येक स्टेशन को नियमों की प्रति देगा, इंजन शेड को प्रति देगा, और तीसरा ऐसे अन्य कार्यालयों को जो वह निर्धारित करें कि नियमों की एक प्रति देगा। और प्रत्येक रेल सेवक को जिसे उक्त नियमों के द्वारा कोई निश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई है, नियमों या उसके कार्य से संबंधित भाग की एक प्रति देगा। तीसरा है किसी भी रेल सेवक को उक्त नियमों की प्रति और उसके कार्य से संबंधित उन भागों का अनुवाद देगा जो विभिन्न अनुदेशों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। नियमों की प्रति हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में होगी। दूसरा है जनरल रूल 2.02 नियमों की प्रति की देखभाल करना। प्रत्येक रेल सेवक जिसे नियम 2.01 के तहत यथा निर्धारित नियमों की प्रति दी गई है, उसमें सभी शुद्धि पत्रों का समावेश करके उसे अद्यतन रखेगा। यानी जो भी यहाँ पर करेक्शन आएगा उसको डाल करके करेक्शन को उसको तैयार रखेगा। सभी शुद्धि पत्रों का समावेश करके उसे अद्यतन रखेगा। अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की मांग पर प्रस्तुत करेगा। प्रति खो जाने पर या खराब हो जाने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से एक नई प्रति प्राप्त करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन कर्मचारियों को सभी शुद्धि पत्र मिल गए हैं और वे इस नियम के उपबंधों का पालन कर रहे हैं। प्रत्येक रेल कर्मचारी जिसे निर्धारित नियम 2.01 के तहत इन नियमों की प्रति दी गई है, उन्हें अपने वरिष्ठ द्वारा मांगे किए जाने पर 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना होगा, जिसे संबंधित वरिष्ठों के द्वारा प्रमाणित किया जाए। डिपो प्रभारी 3 माह में एक बार नियम पुस्तिकाओं हार्ड या सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट प्रति की जांच करेंगे। तीसरा है जनरल रूल 2.03 नियमों की जानकारी। प्रत्येक रेल सेवक को क्या होना चाहिए, अपनी ड्यूटी से संबंधित नियमों से परिचित रहेगा, चाहे उसे नियमों की प्रति दी गई है या नहीं दी गई है। यदि कोई परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं तो वह उन्हें पास करेगा। यदि आवश्यक है तो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियम समझाएगा जो उन्हें लागू होते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसी अन्य रेलवे के कर्मचारी को जिन्हें इस रेल पर गाड़ी चलानी है, उनकी परीक्षा इस रेलवे के यातायात निरीक्षक के द्वारा अवश्य लेनी चाहिए तथा कर्मचारियों से इस बात की लिखित घोषणा लेनी चाहिए कि उन्हें इस रेलवे के नियमों की जानकारी है। और जिन रेल कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी ठीक तरह से करने के लिए चश्मा लगाना निर्धारित किया गया है, उन्हें ड्यूटी पर चश्मा अवश्य लगाना चाहिए। लोको पायलट दल के पास 2 चश्मे अवश्य होने चाहिए। वे सभी गार्ड या लोको पायलट या मोटरमैन जिन्हें ऑटोमेटिव सेक्शन में कार्य करना हो, उन्हें डिपो प्रभारी या संबंधित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा वर्ष में एक बार ऑटोमेटेड सिग्नल प्रणाली के नियमों के संबंध में काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग का समय 30 से 60 मिनट को ड्यूटी के घंटा माना जाएगा। फिर है जनरल रूल 2.04 नियम पालन में सहयोग। प्रत्येक रेल सेवक इन नियमों के पालन में सहयोग देगा। यदि उसे इन नियमों के किसी भंग का पता चलता है तो वह तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी व अन्य संबंधित प्राधिकारी को देगा। जनरल रूल 2.05 अतिचार ट्रेस पासिंग नुकसान या हानि की रोकथाम। प्रत्येक रेल सेवक रेल प्रशासन की सभी संपत्ति की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा जो उसके चार्ज में है। प्रत्येक रेल सेवक निम्नलिखित बातों को रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा: रेल परिसर में अतिचार, रेल संपत्ति की चोरी, नुकसान और हानि, स्वयं व अन्य लोगों की क्षति, रेल परिसर में आग लगना। जनरल रूल 2.06 है नियम और आदेशों का पालन। प्रत्येक रेल सेवक सभी नियम और विशेष अनुदेशों तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि संगत आदेशों का पालन करेगा। फिर ड्यूटी पर उपस्थिति। जनरल रूल 2.07 है ड्यूटी पर उपस्थिति। प्रत्येक रेल सेवक ऐसे समय और स्थान पर और उतनी ही अवधि के लिए उपस्थित रहेगा जो इस बारे में रेल प्रशासन निश्चित करे
और यदि किसी अन्य समय या स्थान पर उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ भी उपस्थित होगा। फिर है ड्यूटी से अनुपस्थिति। तो ड्यूटी से अनुपस्थिति है, कोई रेल मंडल सेवक अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा, अपनी उपस्थिति के लिए नियत घंटों में परिवर्तन नहीं करेगा या किसी अन्य रेल सेवक से अपनी ड्यूटी नहीं बदलेगा। यदि ड्यूटी करता हुआ कोई रेल सेवक बीमारी के आधार पर ड्यूटी से अनुपस्थित होना चाहता है तो वह तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा और तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हटेगा जब तक कि उस काम पर किसी सक्षम रेल सेवक को नहीं लगा दिया जाता है। जनरल रूल 2.09 मदिरा व अन्य नशीली, बेहोशी, नींद लाने वाली व उत्तेजक दवाओं या उससे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन। ड्यूटी पर तैनात कोई भी रेल सेवक चाहे वह गाड़ी संचालन से सीधा संबंधित है या नहीं, नशे की अवस्था में या खुमारी की अवस्था में नहीं रहेगा जिससे ड्यूटी के दौरान उसके कार्य करने की क्षमता क्षीण हो। गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई रेल सेवक अपनी ड्यूटी के आरंभ करने से 8 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। पर्यवेक्षण कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी काम पर आते समय या काम के दौरान नशे की हालत में न हो। जब कोई कर्मचारी नशे की हालत में पाया जाता है या उस पर इस बारे में संदेह हो तो तुरंत उसके रिलीवर की व्यवस्था करेगा, यथाशीघ्र डॉक्टर से उसकी जांच कराएगा, यदि संभव हो तो 2 निष्पक्ष गवाहों की लिखित साक्षी भी प्राप्त करेगा। फिर है रेल सेवकों का आचरण। जनरल रूल 2.10 में दिया गया है रेल सेवकों का आचरण। प्रत्येक रेल सेवक ड्यूटी के समय वर्दी यदि निर्धारित की गई है तो निर्धारित गणवेश में ही रहेगा, चुस्त सभ्य और शिष्ट रहेगा, अवैध परितोषित न तो मांगेगा न ही स्वीकार करेगा, जनता को उचित सहायता देगा तथा पूछे जाने पर अपना नाम और पदनाम बताएगा। फिर है संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। ये जनरल रूल 2.11 है, संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। प्रत्येक रेल सेवक की जिम्मेदारी है कि जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। ऐसी हर घटना की जिसका उसे पता लगे जिससे रेल के सुरक्षित और उचित कार्य चालन पर असर पड़ता हो, रिपोर्ट तुरंत करके अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा और दुर्घटना या अवरोध उत्पन्न होने पर मांग की जाने पर सभी संभव सहायता देगा। यदि कोई रेल सेवक यह देखता है कि कोई सिग्नल खराब है, रेल पथ या निर्माण के किसी भाग में कोई अवरोध या खराबी है या उसकी संभावना है, गाड़ी में कोई खराबी है अथवा कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसके कारण गाड़ियों के निरापद परिचालन में या जनता की संरक्षा में कोई बाधा पड़ने की संभावना है, तो वह दुर्घटना रोकने के लिए उस परिस्थिति में तत्काल आवश्यक सभी कार्यवाही करेगा। यदि आवश्यक है तो यथासंभव शीघ्र साधनों द्वारा सबसे समीप के स्टेशन मास्टर को उसकी सूचना देगा। परंतु यदि गाड़ी विभाजित हो गई हो तो वह रोक स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाएगा बल्कि चिल्ला करके, संकेत करके या अन्य दूसरे तरीकों से ड्राइवर या गार्ड को ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा। यदि ड्राइवर की राय में इंजन में किसी प्रकार की असमानता या दिक्कत है तो ड्राइवर को अपने विवेक के अनुसार गाड़ी की गति उतनी कम कर देनी चाहिए जितनी कि वह सुरक्षित समझे और तुरंत पूर्ण स्थिति की जानकारी डीजल पावर कंट्रोलर ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर को देनी चाहिए। डीजल पावर कंट्रोलर और ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर तुरंत ही इसकी जानकारी पावर और ट्रैक्शन अधिकारियों को देंगे और इंजन पुनः चलाने से पहले इन अधिकारियों की अनुमति लेनी चाहिए। यह निर्देश सभी प्रकार के इंजनों के लिए लागू होंगे। अब बात करते हैं हम नियम और अनुदेश के बारे में कि क्या नियम है और क्या अनुदेश हैं। जैसे अन्य नियम और पुस्तकों के संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। जैसे दुर्घटना नियमावली है, स्टेशन संचालन नियम है और कार्य संचालन समय सारणी है। तो दुर्घटना नियमावली हम देखते हैं। दुर्घटना नियमावली एक्सीडेंट मैनुअल 2003 है। दुर्घटना नियमावली यह नियमावली क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन PCOM क्षेत्रीय यानी रेल के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन PCOM तथा मुख्य परिवहन योजना प्रबंधन CTPM मुख्य परिवहन योजना प्रबंधन के द्वारा बनाए जाते हैं और इसमें 8 अध्याय और 27 परिशिष्ट हैं, जिसमें
कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं: दुर्घटनाओं का वर्गीकरण, दुर्घटना एवं अन्य असामान्य घटनाओं की सूचना देना, दुर्घटना के समय विभिन्न कर्मचारियों के कर्तव्य, दुर्घटना के समय किए जाने वाले राहत कार्य, तोड़फोड़ या ट्रेन ब्रेकिंग के समय की जाने वाली कार्यवाही, असामान्य घटनाओं के समय की जाने वाली कार्यवाही, दुर्घटना की जांच और पूछताछ, जांच रिपोर्ट का निपटारा, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना की जांच करना, खराब मौसम की चेतावनी प्राप्त होने पर भी की जाने वाली कार्यवाही इत्यादि। वर्तमान में 2003 का संशोधित संरक्षण लागू है और दुर्घटना नियमावली पुस्तक गाड़ी संचालन से संबंधित कर्मचारी को दी जाती है। प्रत्येक कर्मचारी को दुर्घटना के समय की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेशन संचालन नियम। जनरल रूल 5.06, ऐसा रूल है 5.061, ऐसा रूल 5.062। तो स्टेशन वर्किंग रूल है। स्टेशन संचालन नियम हम देखते हैं। स्टेशन संचालन नियम में क्या क्या बातें बताई गई हैं। साधारण नियम भारतीय रेल पर उपलब्ध भौगोलिक परिस्थिति पर आधारित होते हैं और सहायक नियम क्षेत्रीय रेल पर उपलब्ध भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर होते हैं। इसी प्रकार से स्टेशन संचालन नियम उस स्टेशन की भौगोलिक परिस्थिति पर आधारित होते हैं। स्टेशन संचालन नियम स्टेशन के कार्य से संबंधित नियमों का ऐसा समूह है जिसमें स्टेशन पर सामान्य एवं असामान्य स्थिति में कार्य करने का विवरण लिखा होता है। प्रत्येक स्टेशन संचालन नियम SWR जो होता है, प्रत्येक स्टेशन संचालन नियम का अलग अलग क्रमांक होता है। प्रत्येक स्टेशन की विशेषताएं और आवश्यकताएं अलग होती हैं, जिसके लिए प्रत्येक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम अलग अलग होता है। स्टेशन संचालन नियमों को जारी करना। स्टेशन संचालन बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, यानी कि DRM होते हैं। इंटरलॉक स्टेशन की बात करें, इंटरलॉक स्टेशन हेतु इन स्टेशनों के स्टेशन संचालक नियम वरिष्ठ मंडल यानी कि सीनियर DOM, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जो होते हैं सीनियर DOM हैं, और वरिष्ठ हमारे पास में SR सीनियर DSTE, वरिष्ठ मंडल सीनियर एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग है। तो ये हो गया हमारा पास में सीनियर DSTE के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं। सीनियर DSTE और सीनियर DOM के द्वारा ये इंटरलॉक स्टेशन हेतु नियम जारी किए जाते हैं। एक नॉन इंटरलॉक स्टेशन हेतु क्या होता है, इन स्टेशनों के स्टेशन संचालन के नियम वरिष्ठ मंडल यानी सीनियर DOM और वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग यानी सीनियर DEN के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये यदि किसी स्टेशन पर यातायात का सुरक्षित संचालन करने के लिए साधारण नियम से छूट प्राप्त करने या विशेष अनुदेश जारी करने की आवश्यकता हो तो मंडल रेल प्रबंधक CSTE के माध्यम से PCOM को लिखेंगे, जो रेल संरक्षा आयुक्त से अनुमति लेंगे, यानी कि CRS से अनुमति लेंगे। विशेष श्रेणी स्टेशन के संचालन नियमों को रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। रेल स्टेशन संचालन नियम की वैधता की बात करते हैं। स्टेशन संचालन नियम की वैधता क्या होती है। स्टेशन संचालन नियम जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक उपयोग में लाए जाते हैं। 5 वर्ष के उपरांत उनका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए शुद्धि पत्र जारी किया जाता है, लेकिन यदि 5 शुद्धि पत्र पहले ही जारी हो चुके हैं तो इसमें पुनः संशोधन की आवश्यकता हो तो नया शुद्धि पत्र जारी नहीं करके स्टेशन SWR का नवीनीकरण किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेशन संचालन जो नियम है उसका नवीनीकरण किया जाता है, भले ही 5 वर्ष पूरे न हो। नवीनीकरण करते समय पूर्व में जारी सभी शुद्धि पत्रों को शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेशन जो संचालन नियम है इसकी 2 प्रतियाँ होती हैं। एक प्रति स्टेशन मास्टर के पास और दूसरी प्रति कार्य पर उपस्थित ऑन ड्यूटी ASM के पास में, यानी कि एडिशनल सहायक स्टेशन मास्टर के पास में होती है। स्टेशन संचालन नियम का प्रारूप क्या है। स्टेशन संचालन नियम के 12 भाग और 8 परिशिष्ट होते हैं स्टेशन संचालन नियम में। इनका विवरण इस प्रकार है। 12 भाग में क्या है, स्टेशन का चित्र, इसमें स्टेशन का पूर्ण आरेख लेआउट होता है। स्टेशन का विवरण, स्टेशन की श्रेणी, इंटरलॉकिंग का मानक, स्टेशन का किलोमीटर नंबर और दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशनों के नाम और उनकी दूरी, दोनों दिशाओं में ब्लॉक स्टेशन का विवरण,
मुख्यालय से दूरी, उतार चढ़ाव, स्टेशन आरेख का विवरण, समपार फाटक का विवरण, गाड़ी संचालन पद्धति का विवरण, सिग्नलिंग एवं इंटरलॉकिंग, संचार के उपलब्ध साधनों का विवरण, सामान्य गाड़ी संचालन, ड्यूटी रोस्टर, लाइन क्लियर देने की शर्तें, स्टेशन पर गाड़ी लेते समय विशेष स्थिति, सिग्नल ऑफ करने की स्थिति, साइमल्टेनियस रिसेप्शन और गाड़ियों की क्रॉसिंग, सेक्शन क्लियर करने की शर्तें, गाड़ी को रवाना करना, गाड़ी को थ्रू भेजना, मोटर ट्रॉली सामग्री, गाड़ी के संचालन हेतु विशेष उपबंध, लाइन को अवरुद्ध करना, शंटिंग तथा प्रतिबंध, असामान्य संचालन, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन, दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन यानी TSL वर्किंग, अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन से सहायता इंजन एवं सहायक गाड़ी भेजना, दृश्यता परीक्षण, लक्ष्य, आवश्यक संरक्षण उपकरण परिशिष्ट के अनुसार और कुहासियों के नाम। परिशिष्टियों का विवरण हम देखें जैसे कि परिशिष्ट ए में समपार फाटक की कार्य प्रणाली, परिशिष्ट बी में सिग्नलिंग एवं इंटरलॉकिंग एवं संचालन पद्धति, परिशिष्ट सी में एंटी कोलिजन डिवाइस, परिशिष्ट डी में कर्मचारी के कार्य का विवरण, परिशिष्ट ई में स्टेशन पर आवश्यक उपकरण की सूची, परिशिष्ट एफ में IVS डी क्लास स्टेशन की जानकारी, परिशिष्ट डी में विद्युतीकृत सेक्शन में गाड़ियों का संचालन, परिशिष्ट एच में स्टेशन का इतिहास। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य संचालन समय सारणी यानी वर्किंग टाइम टेबल किस तरीके से है। कार्य संचालन समय सारणी, कार्य संचालन समय सारणी में संचालन समय सारणी क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा अपने मंडलों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। संचालन समय सारणी को प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है। संचालन समय सारणी संयुक्त रूप से प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक यानी कि CPTM के द्वारा जारी की जाती है। उपनगरीय गाड़ियों का समय सारणी संयुक्त रूप से PCOM, CPTM और DRM के द्वारा जारी की जाती है। संचालन समय सारणी की प्रति रेल संचालन से जुड़े कर्मचारी को दी जाती है, जैसे लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, रेलपथ निरीक्षक, लोको निरीक्षक, यातायात निरीक्षक इत्यादि। संचालन समय सारणी में मुख्य रूप से कुछ बातें हैं जैसे कि मंडल का नक्शा, रूट किलोमीटर, मंडल के सभी स्टेशनों के नाम, उनके मुख्यालय से आपस में दूरी, श्रेणी, इंटरलॉकिंग का मानक, सिग्नलिंग व्यवस्था, परिचालन के दृष्टिकोण से उपलब्ध सुविधाएं। प्रत्येक स्टेशन पर मंडल से चलने वाली प्रत्येक मेल एक्सप्रेस सवारी गाड़ी के आने जाने और थ्रू जाने का समय और पब्लिक डिपार्चर होता है। मंडल में चलने वाली प्रत्येक मेल एक्सप्रेस सवारी गाड़ी का अधिकतम लोड, अधिकतम अनुमेय गति और उनकी बारंबारता। सेक्शन के अनुसार मालगाड़ी का अधिकतम लोड, टनेज, इसके अनुसार इंजन और बैंकिंग इंजन का उल्लेख होता है। कॉशन नोटिस स्टेशन का स्थायी गति प्रबंधक का उल्लेख, समपार फाटक की सूची, श्रेणी और उनका नियंत्रित स्टेशन, ट्रैफिक लोको एवं इंजीनियरिंग गेन अलाउंस का उल्लेख होता है। कॉरिडोर ब्लॉक के लिए उपलब्ध समय, BPC ब्रेक वाइंडिंग, फ्लैट टायर और कंटिन्यूटी टेस्ट, क्लैंप वैगन, इंजन सिटी कोड और विभिन्न अधिकार पत्रों की जानकारी होती है। इसके अलावा असामान्य परिस्थिति में रेल संचालन से जुड़े कर्मियों हेतु दिशा निर्देश एवं जारी किए गए संयुक्त परिपत्र भी यहाँ पर होते हैं। अब परिभाषाएं हम देखते हैं। परिभाषाओं में हमारी आ जाती है जैसे कि अधिनियम का अभिप्राय रेलवे अधिनियम 1989 का 24वां है। ये अधिनियम रेल अधिनियम है 1989 का भी 24वां है। पर्याप्त दूरी क्या होती है? पर्याप्त दूरी का अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी है। यह दो प्रकार की होती है, एक ब्लॉक ओवरलैप, एक सिग्नल ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप क्या होती है? ब्लॉक ओवरलैप का अभिप्राय अगले ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर यानी MACLS की न्यूनतम पर्याप्त दूरी से है, जिसे पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर देते समय खाली रखा जाना आवश्यक है। ब्लॉक ओवरलैप पिछले ब्लॉक सेक्शन का भाग होता है, ब्लॉक ओवरलैप। फिर है सिग्नल ओवरलैप। सिग्नल ओवरलैप का अभिप्राय है वह पर्याप्त दूरी से है जो दोहरी लाइन पर अगली रोक सिग्नल के आगे और एकहरी लाइन पर उन्मुख कांटे या उस स्थान से जहां गाड़ी
खड़ी होनी अपेक्षित है। मीटर 120 मीटर बहुसंकेती रंगीन रोशनी सिग्नलिंग में कम नहीं हो, जिसे रोक सिग्नल को ऑफ करने हेतु क्लियर रखा जाता है। एक है प्रवेश प्रकाशन। प्रवेश प्रकाशन इसका अभिप्राय गाड़ी पहुंचने पर स्वतः नियंत्रित स्टेशनों के प्रकाशन की व्यवस्था से है, जैसे कि सहायक नियम SR 102 मध्य रेल पर प्रवेश प्रकाशित सिग्नलों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। फिर है अनुमोदित विशेष अनुदेश। अनुमोदित विशेष अनुदेश का अभिप्राय है रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश से है। फिर है प्राधिकृत अधिकारी। प्राधिकृत अधिकारी SR 101.021 आता है। इसका अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण एवं विशेष आदेश के द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है। महाप्रबंधक के द्वारा प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन को एक विशेष आदेश के द्वारा उनके नाम से प्राधिकृत किया है, और वे रेल अधिनियम 1989 24वां भाग की धारा 60 और 87 जो कि उपधारा के अंतर्गत है, उन्हें इस नियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक की सहायक नियम बनाने और बदलने के लिए प्राधिकृत है। और हम बात करें कि सभी सहायक नियम सामान्य नियमों के अनुरूपी होते हैं। फिर है प्रस्थान प्राधिकार। प्रस्थान प्राधिकार क्या होता है? प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय है संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए प्राधिकार से है। दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ होना तथा यदि अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करना संभव न हो तो T3693V, जिस पर अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर लिखा होगा, लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। इकहरी लाइन की बात करें, इकहरी लाइन में क्या होता है? जहां टोकन वाले ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां टोकन का मिलना प्रस्थान प्राधिकार है। यदि टोकन वाले ब्लॉक उपकरण से टोकन निकलना संभव नहीं है तो पेपर लाइन क्लियर टिकट TC 14265 अप दिशा और TD 1425 डाउन दिशा के लिए प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाता है। जहां टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं या ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर से लाइन क्लियर लिया जाता है, वहां पर प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना है। यदि अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं है तो पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार के ब्लॉक उपकरण नहीं लगे हों तो लोको पायलट को पेपर लाइन क्लियर टिकट TC 1425 अप दिशा और TD 1425 डाउन दिशा के लिए प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाता है। दोहरी लाइन पर टोकन वाले ब्लॉक उपकरण नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सल काउंटर। एक्सल काउंटर क्या होता है? एक्सल काउंटर एक्सल काउंटर इसका अभिप्राय है रेल पथ पर दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र जो उनके बीच आने और जाने वाली एक्सल की गणना के द्वारा यह सिद्ध करता है कि इन दो स्थानों के बीच रेल पथ खाली है या भरा हुआ है। फिर है ब्लॉक वैग क्या है? ब्लॉक वैग का अभिप्राय है दोहरी लाइन पर पिछली निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को और इकहरी लाइन पर अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध है या फिर अवरुद्ध है या नहीं है, वो हमें देखना होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक फॉरवर्ड इसका अभिप्राय दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है या अवरुद्ध है। ब्लॉक सेक्शन की बात करते हैं, ये हम ब्लॉक सेक्शन की बात करेंगे। तो हमारे पास में ये ब्लॉक सेक्शन है। ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय है दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन से दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास में ये ब्लॉक सेक्शन है,
ब्लॉक सेशन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा LSS एक सिग्नल होगा, जिधर से लाइन गाड़ी आ रही है, मान लीजिए इधर से गाड़ी आ रही है तो ये LSS सिग्नल होगा। फिर यहाँ पर ये जो है इधर से गाड़ी आएगी तो इधर से ब्लॉक है, ये LSS सिग्नल होगा, ये P सिग्नल है, P सिग्नल, और ये हमारा AD सिग्नल है। ये जो AD है डिस्टेंस, ये 120 होनी चाहिए, और ये सिग्नल है 180, ये मिनिमम होनी चाहिए 180 मीटर। इसी तरीके से अगर गाड़ी इधर से आ रही है तो ये हमारा सिग्नल होगा, यानी कि ये LSS होगा, ये P होगा, और ये FSS का काम करेगा। ये ब्लॉक सेक्शन है यहाँ पर, और इधर ये ब्लॉक सेक्शन है। इधर से गाड़ी आ रही है तो ऊपर वाला ब्लॉक सेक्शन हो जाएगा, इधर से गाड़ी आ रही है तो नीचे वाला ब्लॉक सेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण। केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण क्या है? इसका अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें उस मार्ग पर जहां यह प्रणाली लागू है, गाड़ियों का संचालन किसी दूरवर्ती निर्दिष्ट स्थान से नियंत्रित स्थावर फिक्स्ड सिग्नलों के द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक। इसका अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात उस व्यक्ति से है जो केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण में गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय जिम्मेदार है। फिर है मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त का अभिप्राय ऐसे निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किए गए हैं, और उनके अंतर्गत रेल संरक्षा आयुक्त भी है। फिर है सक्षम रेल सेवक। सक्षम रेल सेवक का अभिप्राय है उस रेल सेवक से है जो उसे सौंपे गए कर्तव्य का उत्तरदायित्व उठाने और उसके पालन करने के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त है। फिर ये होता है संयोजक, जिसे कनेक्शन बोलते हैं संयोजक। संयोजक का अभिप्राय जब उसका प्रयोग परिचालन लाइन के संदर्भ में किया जाए तो उन कांटे और कैंची क्रॉसिंग या उन साधनों से है जो परिचालन लाइन को अन्य लाइनों से जोड़ने के लिए या उसे पार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम नियंत्रक की। जो नियंत्रक है हमारे कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर का अभिप्राय ड्यूटी पर उस रेल सेवक से है जो उस समय रेल के संभाषण संचार प्रणाली स्पीच कम्युनिकेशन सिस्टम से सुसज्जित भाग पर यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है। फिर बात करते हैं दिन की। दिन का अभिप्राय सूर्योदय से सूर्यास्त का समय है। फिर यातायात की दिशा का अभिप्राय हम देखते हैं। यातायात की दिशाएं दोहरी लाइन पर उस दिशा से है जिस दिशा में लाइन पर सिग्नल लगे हैं, और इकहरी लाइन पर उस समय निर्धारित दिशा से है जिस दिशा में संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियां चलाने की अनुमति है। फिर बात करते हैं लोको पायलट। लोको पायलट का अभिप्राय इंजन लोको पायलट या किसी अन्य रेल सेवक से है जो उस समय गाड़ी चलाने का कार्यभारी है। जो टावर वैगन ड्राइव करता है उसे टावर वैगन ड्राइवर के पदनाम से जाना जाता है। जो ट्रैक मशीन ड्राइव करता है उसे ट्रैक मशीन प्रभारी के पदनाम से जाना जाता है। और जो रेल सह रोड वाहक ड्राइव करता है उसे ड्राइवर या रेल सह रोड वाहक के पदनाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं विद्युत संचार यंत्र का अभिप्राय टेलीफोन से है। सम्मुख व अनुमुख कांटे यानी कि फिशिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है उसी के अनुसार कांटे सम्मुख या अनुमुख कहलाते हैं। यदि कांटों के प्रचालन से उसकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है तो वे सम्मुख कांटे कहलाते हैं। तो हमारे सम्मुख कांटे हम देखते हैं, जैसे कि ये जो रेल की पटरी है, रेल की पटरी पर यहाँ से हम ट्रेन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये सम्मुख कांटे हैं तो यहाँ से ये ट्रेन की पटरी है तो यहाँ से ट्रेन हमारी चेंज हो जाएगी, तो ये कहलाएंगे हमारे सम्मुख कांटे। सम्मुख और अनुमुख कांटे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये। अब हम देखते हैं स्थावर सिग्नल। स्थावर सिग्नल या फिक्स्ड सिग्नल जो होते हैं उनकी बात करते हैं। स्थावर सिग्नल फिक्स्ड सिग्नल का अभिप्राय निर्धारित स्थान पर लगे हुए ऐसे सिग्नल से है जो गाड़ी के संचालन पर प्रभाव पड़ने वाली सूचना दें, और इसके अंतर्गत दिन में प्रयोग किए जाने वाले सेमाफोर भुजा या चक्री या स्थावर बत्ती और रात में प्रयोग की जाने वाली स्थावर बत्ती भी है। जो हमारा एसआर है, जो कि हमारे क्या है,
एक जनरल रूल रहते हैं और एक सहायक रूल होते हैं। तो जो एस आर है हमारा, एस आर 1.02 वाइस वन में रंगीन बत्ती वाले सिग्नल है। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल भी स्थावर सिग्नल ही हैं। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल वह सिग्नल हैं जो दिन रात दोनों समय एक ही रंगीन रोशनी दिखाता है या दिखाते हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, उल्लंघन चिन्ह की। उल्लंघन चिन्ह क्या होता है, फाउलिंग मार्क होता है। जैसे इस तरीके से ये फाउलिंग मार्क है, यहाँ पर उल्लंघन चिन्ह ये लिखा हुआ है फाउलिंग मार्क, से आगे नहीं जाना है। तो देखिए हम फाउलिंग मार्क उल्लंघन चिन्ह का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहाँ दो लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण बीच में निर्धारित मानक आयाम स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन होता है। गैंगमैन की बात करें, गैंगमैन क्या होता है, गैंगमैन का अभिप्राय रेल पथ या उससे संबंधित काम पर नियुक्त रेल सेवक से है। फिर गैंगमेट की बात करते हैं। गैंगमेट क्या होता है, गैंगमेट का अभिप्राय है रेल पथ या उससे संबंधित काम पर लगाए गए कर्मकारों के गैंग के कार्यभारी इंचार्ज व्यक्ति से है। फिर फाटक वाला का अभिप्राय है फाटक के प्रचालन के लिए संपार पर नियुक्त रेल सेवक से है। फिर है मालगाड़ी, मालगाड़ी का अभिप्राय है मटेरियल ट्रेन से भिन्न ऐसी गाड़ी से है जिसका उद्देश्य केवल पशु अथवा माल ढोना है। फिर है गार्ड की बात करें, गार्ड का अभिप्राय ऐसे रेल कर्मचारी से है जो गाड़ी का प्रभारी है और इसके अंतर्गत सहायक गार्ड और ऐसे रेल सेवक हैं जो उस समय गार्ड की ड्यूटी निभा रहे हैं या निभा रहा होता है। फिर रेल पथ या निर्माण निरीक्षक की बात करें, इसका अभिप्राय रेल पथ, कांटे, सिग्नल, पोल और उनसे संबंधित निर्माण कार्य के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार किसी निरीक्षक या सहायक निरीक्षक से है। जो हमारा जनरल रूल है एस आर 1.02 29 में कार्य निरीक्षक एवं अन्य तकनीकी पर्यवेक्षकों को कनिष्ठ अभियंता ग्रेड 1 और 2 के द्वारा पदनामित किया गया है। फिर है अंतरपासन इंटरलॉकिंग। अंतरपासन इंटरलॉकिंग क्या है, इसका अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नलों, कांटों एवं अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पाषाण लॉकिंग, विद्युत पाषाण लॉकिंग तथा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहें कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम से होकर के संरक्षा को सुनिश्चित हो सकें। फिर है मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट। मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट क्या है, मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट से अभिप्राय एकैरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर सी वर्ग का ऐसा स्टेशन अभिप्रेरित है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप में पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है। फिर है मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग क्या है, मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग का अभिप्राय एकैरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर एक मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के द्वारा किसी लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटकर उन्हें अलग अलग ब्लॉक सेक्शन बना देने वाली व्यवस्था से है। यहाँ पर एकैरी लाइन पर मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच के लाइन को दो उप स्टेशनों में विभाजित किया जाता है। पहला सेक्शन जिसे स्टेशन नियंत्रक मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहा जाएगा और आईवीएस के आगे ब्लॉक स्टेशन के पहले रोक सिग्नल के बीच के सेक्शन को ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहा जाएगा। फिर बात करते हैं पृथक्करण की। पृथक्करण का अभिप्राय किसी लाइन को कांटे या अन्य अनुमोदित साधनों के द्वारा अन्य संबंध लाइन और लाइनों पर अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। पृथक्करण के साधन क्या हैं, सैंड हम्प है, डेरेलिंग स्विच है, लॉन्ग डेड एंड साउंडिंग है, शॉर्ट डेड एंड साउंडिंग है और स्कॉच ब्लॉक है। जैसे सैड हम्प की बात करें, जैसे सैड हम्प हैं, ये सैड हम्प किस तरीके से लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये पट्टी को चेंज करने के लिए सैड हम्प बोलते हैं इनको, ये हमारे सैड हम्प हैं, ये लॉकिंग के लिए लगाया गया है। तो ये हमारा सैड हम्प है। सैड हम्प की बात करें हम, सैड हम्प क्या होता है, जैसे ये जो लगे होते हैं ये हमारे क्या है, सैड हम्प हैं। अब हम बात करें डिरेलिंग स्विच। डिरेलिंग स्विच क्या है, डिरेलिंग स्विच ये वाला जो स्विच है ये है हमारा डीरेलिंग स्विच। डीरेलिंग स्विच है ये, और ये हमारा सैड हम्प है। और हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला जो सेक्शन है ये जो लगा हुआ है ये क्या है, डेड एंड साइंडिंग, डेड
एंड, ये वाला जो सेक्शन है डेड एंड स्टैंडिंग। और ये जो है हमारा ये स्कॉच ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम स्कॉच ब्लॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिरेलिंग स्विच सिग्नल ओवरलैप का साधन नहीं होते हैं, जबकि सैंड हम्प लॉन्ग डेड एंड साउंडिंग, शॉर्ट डेड एंड साउंडिंग सिग्नल ओवरलैप लाइन के बराबर होने पर सिग्नल ओवरलैप का साधन होते हैं। अंतिम रोक सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल का अभिप्राय अगले ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाला स्थावर रोक सिग्नल से है। समपार क्या होता है? समपार का अभिप्राय है एक ही धरातल पर सड़क एवं रेल पथ का एक दूसरे को पार करने वाला स्थान है। फिर है समपार फाटक। समपार फाटक का अभिप्राय है समपार पर सड़क को बंद करने वाले किसी भी प्रकार के चल अवरोध से है, जिसके अंतर्गत जंजीर भी है, किंतु इसके अंतर्गत पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए लगे छोटे दरवाजे या चक्रदार नहीं हैं। फिर यातायात फाटक है, ये SR 1.0236 में बताया गया है। यातायात फाटक वे समपार फाटक जो स्टेशन के बाहरीतम रोक सिग्नलों के बीच स्थित हैं, उन्हें यातायात फाटक कहते हैं। इन यातायात फाटकों पर कर्मचारी रखना और परिचालन करना परिचालन विभाग के नियंत्रण में रहेगा। फिर है इंजीनियरिंग फाटक, वे समपार फाटक जो यातायात फाटक के अलावा हैं, उन्हें इंजीनियरिंग फाटक कहा जाएगा। फिर लाइन साफ या लाइन क्लियर, लाइन क्लियर का अभिप्राय है किसी ब्लॉक स्टेशन के द्वारा पिछले ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने एवं पूर्व कथित स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति से है, अथवा एक ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने और अगले ब्लॉक स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति से है। फिर मेन लाइन की बात करते हैं। मेन लाइन का अभिप्राय है गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके और स्टेशनों के बीच चलने के लिए साधारणतः प्रयुक्त लाइन से है। फिर सामग्री गाड़ी मटेरियल ट्रेन की बात करते हैं। सामग्री गाड़ी है मटेरियल ट्रेन। मटेरियल ट्रेन का अभिप्राय है उस विभागीय गाड़ी से है जो केवल और मुख्यतः रेल के उस सामान के ढोने के काम आती है जो स्टेशन के बीच या स्टेशन की सीमा के भीतर उठाया या डाला जाता है अथवा निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रयोग होता है। फिर है मिली जुली गाड़ी। मिली जुली गाड़ी या मिक्स्ड ट्रेन जिसको बोलते हैं, इसका अभिप्राय है यात्री और माल अथवा यात्री पशु माल ढोने के काम आने वाली गाड़ी से है। फिर बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था का अभिप्राय ऐसी सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें सिग्नल एक समय में 3 या अधिक संकेतों में से किसी एक संकेत को प्रदर्शित करें, जिसमें प्रत्येक सिग्नल संकेत को पिछले सिग्नल और संकेत के द्वारा पूर्व चेतावनी मिले और सिग्नलों के संकेत के द्वारा पूर्व चेतावनी मिले। रात का अभिप्राय है सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय। अवरोध का अभिप्राय है अवरोध और सजातीय पदों के अंतर्गत गाड़ी वाहन या अवरोध जो रेल लाइन पर हो या रेल लाइनों का उल्लंघन करता हो या कोई ऐसी स्थिति जो गाड़ी के लिए खतरनाक हो। ऊपरी उपस्कर जिसे OHE बोलते हैं, ऊपरी उपस्कर को। OHE का अभिप्राय रेल पथ के ऊपर लगे हुए विद्युत संवाहक तार हैं, उससे संबंधित फिटिंग विद्युत रोधक अन्य संयोजक से है, जिनके सहारे वे विद्युत कर्षण के लिए लटकाए जाते हैं और अपनी जगह टिके रहते हैं। यात्री गाड़ी की बात करें, यात्री गाड़ी का अभिप्राय केवल और मुख्यतः यात्रियों एवं अन्य कोचिंग यातायात के वहन के काम में आने वाली गाड़ी से है और इसके अंतर्गत सैनिक गाड़ी भी है। और कांटा या ट्रैप संकेत क्या है? कोटा या ट्रैप संकेत ये सिग्नल नहीं है, किंतु ये कांटों पर फिट या उनके द्वारा संचालित होकर के रात या दिन में कांटों की स्थिति बतलाने वाले उपकरण हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो सेट फॉर स्टेट, ये स्टेट के लिए सेट किया गया है और ये है सेट फॉर टर्न आउट के लिए सेट किया गया है। कोटा संकेतक या कांटा संकेतक की बात करें, SR 1.0246 में दिया गया है। इन्हें कांटों की स्थिति दर्शाने के लिए लगाया जाता है। जब कांटों की सीधी लाइन के लिए सेट किया जाता है तो सभी कांटा संकेतक को दोनों दिशाओं में दिन में सफ़ेद निशान अथवा रात में सफ़ेद बत्ती, और जब उन्हें टर्न आउट के लिए सेट किया जाता है तो दोनों दिशाओं में दिन में कोई निशान नहीं, किंतु रात के समय हरी बत्ती अवश्य दिखानी चाहिए। फिर है ट्रैप संकेतक। ट्रैप संकेतक क्या होते हैं? ट्रैप संकेतक से जो SR 1.0246 में देखा गया है, डीरेलिंग स्विच के बचाव
डीरेलिंग स्विच के बचाव और उनकी स्थिति दर्शाने के लिए ट्रैप संकेतक लगाए गए हैं, और ट्रैप संकेतक जब स्विच खुला है तब दोनों दिशाओं में लाल निशान और रात में लाल बत्ती, तथा जब स्विच बंद हो तो दोनों दिशाओं में कोई निशान नहीं, किंतु रात में हरी बत्ती अवश्य दिखानी चाहिए। फिर है परिचालन लाइन, रनिंग लाइन की बात करें, परिचालन लाइन या रनिंग लाइन। परिचालन लाइन का अभिप्राय एक या अधिक सिग्नलों के द्वारा शासित लाइनों से है, और इसके अंतर्गत वे संयोजक का कनेक्शन यदि कोई है तो उनका उपयोग गाड़ी द्वारा स्टेशन में प्रवेश करते समय या स्टेशन से प्रस्थान करते समय या किसी स्टेशन को बिना रुके पार करते समय या स्टेशनों के बीच जाते समय किया जाता है। परिचालित गाड़ी की बात करें, परिचालित गाड़ी का अभिप्राय ऐसी गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार के अनुसार प्रस्थान कर चुकी है किंतु उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं की है। शंटिंग की बात करें, शंटिंग का अभिप्राय है उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का या किसी इंजन या किसी अन्य स्वयंउत्थित वाहन या गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने, स्थान बदलने या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए। विशेष अनुदेश की बात करें, विशेष अनुदेश का अभिप्राय विशेष मामलों और परिस्थितियों में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों से है। स्टेशन की बात करें हम, स्टेशन का अभिप्राय रेल लाइन के द्वारा उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है और जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें संचालन नियम 1.0251 स्टेशन की परिभाषा सहायक नियमों के अंतर्गत जहाँ कहीं स्टेशन शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ उसका अर्थ है ब्लॉक स्टेशन या ब्लॉक केबिन समझना चाहिए। फिर है स्टेशन सीमा। स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के किसी ऐसे भाग से है जो स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है, जो स्टेशन के बाहरीतम सिग्नलों के बीच स्थित है या जो विशेष अनुदेशों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। SR 1.0251 में दोहरी लाइन पर स्टेशन सीमा प्रत्येक दिशा में अलग अलग रहेगी। दोहरी लाइन पर स्टेशन सीमा ब्लॉक ओवरलेप, सिग्नल ओवरलेप, स्टेशन सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन प्रत्येक दिशा में अलग अलग होता है। स्टेशन मास्टर क्या होता है? स्टेशन मास्टर का अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय स्टेशन सीमा में यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत एक ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जिनके स्वतंत्र कार्यभार चार्ज से उस समय सिग्नलों का प्रचालन होता है तथा जिन पर लागू संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी है। फिर है स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन में हम बात करें, स्टेशन सेक्शन का अभिप्राय है स्टेशन सीमाओं में ऐसे सेक्शन से हैं जैसे कि हमारे पास में है दोहरी लाइन व्यवस्था में, जैसे द्विसंकेती सिग्नल वाले वी क्लास स्टेशन पर होते हैं, द्विसंकेती सिग्नल वाले वी क्लास स्टेशन पर दोहरी लाइन व्यवस्था में स्टेशन के दोनों दिशाओं में होम सिग्नल और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग है। एकहरी लाइन व्यवस्था में शंटिंग लिमिट बोर्ड एवं अग्रिम प्रस्थान सिग्नल यदि कोई है तो इसके बीच का भाग है, और यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो होम सिग्नलों के बीच का भाग है। यदि होम सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो भारितम सम्मुख कांटों के बीच का भाग है। बहुसंकेती सिग्नल वाले वी क्लास स्टेशन पर होता है। दोहरी लाइन व्यवस्था की बात करें, दोहरी लाइन व्यवस्था में स्टेशन के दोनों ओर भारतीय जो भारितम सम्मुख कांटों एवं अंतिम रोक सिग्नलों के बीच का भाग है, या स्टेशन के दोनों ओर यदि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगे हों तो उनकी ओर अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग है। एकहरी लाइन व्यवस्था में बात करें, एकहरी लाइन व्यवस्था में शंटिंग लिमिट बोर्ड या यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल हो तो उसके बीच का भाग है, और यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो भारितम सम्मुख कांटों के बीच का भाग है। फिर है सिग्नलिंग व्यवस्था, जैसे TALQ है सिग्नलिंग व्यवस्था। दोहरी लाइन में होम है, होम सिग्नल LSS होता है। एकहरी लाइन में स्टार्टर होता है SLV, एडवांस स्टार्टर SLV बोल सकते हैं, एडवांस स्टार्टर है SLV। होम सिग्नल हो सकता है OMFP, OMFP भी हो गया यहाँ पर। MAUQ सिग्नल होता है, MACLS भी बोल सकते हैं, MAUQ सिग्नल। यहाँ पर दोहरी लाइन में क्या होता है, OMFP LSS होगा, और BSLV है भी LSS सिग्नल होगा। एकहरी लाइन में एडवांस स्टार्टर SLV या एडवांस स्टार्टर SLV या OMFP होगा। दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच का भाग जो केवल वी क्लास स्टेशन में होता है स्टेशन सेक्शन कहलाता है। फिर बात करते हैं सहायक नियम की।
सहायक नियम का अभिप्राय उन विशेष अनुदेशों से है जो तत्व संबंधी साधारण नियम का सहायक हैं और किसी साधारण नियम से विसंवादी नहीं हैं। संचालन पद्धति की बात करें, संचालन पद्धति का अभिप्राय रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय अपनाई गई पद्धति से है। ट्रैक सर्किट की बात करें, ट्रैक सर्किट का अभिप्राय विद्युत के उन परिपथों से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। रेल पथ की पटरियां परिपथ का अंश मानी जाती हैं। गाड़ी की बात करें, गाड़ी का अभिप्राय वाहनों के साथ या उसके बिना कोई इंजन या ट्रेलर सहित या उसके बिना ऐसा स्वयंनोदित वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं उठाया जा सकता। गाड़ी परीक्षक की बात करें, गाड़ी परीक्षक का अभिप्राय ऐसे रेल सेवक से है जो गाड़ियों का परीक्षण करने, उसे प्रमाणित करने के लिए योग्यता प्राप्त है और वे सुरक्षित परिचालन के लिए उपयुक्त हैं। इसके अंतर्गत ऐसा अन्य कोई रेल सेवक भी है जो उस समय गाड़ी पर्यवेक्षक की ड्यूटी कर रहा है। द्वि संकेती सिग्नल व्यवस्था की बात करें, इसका अभिप्राय उस सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सिग्नल किसी एक समय में दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है। फॉग सेफ डिवाइस, फॉग सेफ डिवाइस की बात करें, फॉग सेफ डिवाइस क्या है? एक उपकरण है जो आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल की पूर्व सूचना चेतावनी देने के लिए है। यह लोकोमोटिव कैब में लगाया जाता है जिसका उपयोग खराब मौसम में दृश्यता कम होने पर होता है। लॉन्ग हॉल की बात करें, लॉन्ग हॉल या मल्टीपल यूनिट ट्रेन का अभिप्राय एक ऐसी ट्रेन से है जिसमें दो या दो से अधिक सिंगल यूनिट ट्रेन को आपस में जोड़ करके एक ट्रेन के रूप में परिचालित किया जाता है। फिर संचार के सुरक्षित साधनों की बात करें, इसका अभिप्राय है संचार के एक अनुमोदित साधन से है जहां कॉलर और जिसे कॉल किया गया है उसकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित होती है और दोनों के बीच प्रत्येक वार्तालाप प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान द्वारा या रिकॉर्ड करके प्रमाणीकरण या अस्वीकरण की स्थापित करता है। यातायात ब्लॉक की बात करें, इसका अभिप्राय है किसी लाइन के विशेष हिस्से को सभी प्रकार के यातायात संचालन को रोकने से है और सिवाय उन ट्रेन और वाहनों को संचालन जिनकी आवश्यकता ब्लॉक को निष्पादित करने में या ब्लॉक को निष्पादित करने से है।